हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 31 जनवरी की क्लास। एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है इकोनॉमिक एनकोमियम। देखिए, एनकोमियम एक नया वर्ड है। इसका मतलब है प्रेज, या इसे कहेंगे एडमिरेशन। मतलब गुणगान करना, प्रशंसा करना, ये होता है एनकोमियम। यूलोजी भी कह सकते हैं इसका सिनोनिम, यूलोजी। इन सभी का मतलब गुणगान या प्रशंसा है। इकोनॉमिक है वो आर्थिक है, ये एडजेक्टिव है, और एनकोमियम है वो नाउन है। तो इकोनॉमिक एनकोमियम का मतलब हो गया आर्थिक गुणगान। ठीक है, इकोनॉमिक का मतलब क्या है? आर्थिक। और एनकोमियम का मतलब क्या है? गुणगान। तो आर्थिक गुणगान को बोलते हैं इकोनॉमिक एनकोमियम। किसको लेकर लिखा गया है? द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज 10-year रिव्यू ऑफ द इकोनॉमी। फाइनेंस मिनिस्ट्रीज, वित्त मंत्रालय, इसके 10 साल का रिव्यू ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी का तो लिखा गया है। वित्त मंत्रालय के द्वारा 10 साल का जो पुनरावलोकन किया गया है, रिव्यू किया गया है। रिव्यू मतलब री प्लस व्यू है। री का मतलब पुनः और व्यू का मतलब अवलोकन है। तो पुनरावलोकन, 10 साल के पुनरावलोकन को लेकर लिखा गया है। और किसका पुनरावलोकन है? इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का। अ ग्लोइंग 10-year रिपोर्ट कार्ड। ग्लोइंग जो शब्द है ये एडजेक्टिव है। इसकी जो वर्ड कैटेगरी है, मतलब ये एडजेक्टिव हुई, और ग्लोइंग का मतलब आप ब्राइट कह सकते हो, रेडियंट कह सकते हो, चमकीला कहते हैं वैसे तो, है ना। लेकिन यहाँ चमकीले से मतलब ना निकाल के ये मानिए जो अच्छा हो, बेहतर हो, शानदार हो। तो एक शानदार 10 साल की रिपोर्ट कार्ड है ना। रिपोर्ट कार्ड ये इसका सब्जेक्ट है। इसका जो ये एडजेक्टिव फॉर्म दे रखा है, तो एक शानदार जो रिपोर्ट कार्ड है 10 साल का, मस्ट नॉट स्टॉक, ये इसकी वर्ब है। जिसमें मस्ट है वो मॉडल है, नॉट है एडवर्ब ऑफ निगेशन है, और स्टॉक है वो मैन वर्ब है। वो बिल्कुल भी, देखो मस्ट आता है ऑब्लिगेशन बताने के लिए, बाध्यता बताने के लिए। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं स्टॉक करना चाहिए। स्टॉक का मतलब है स्टर अप करना। ठीक है, मतलब प्रेरित करना, मान लीजिए। स्टर अप करना मतलब प्रेरित करना। वैसे इसका फ्यूल भी होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी प्रेरित ना करे किस चीज़ को? कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, या फिर इसे क्या कहेंगे? स्मगनेस। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? संतुष्टि। तो ये बिल्कुल भी संतुष्टि को प्रेरित ना करे। संतुष्टि किस चीज को लेकर? वॉट रिमेन्स अनडन, उस चीज को लेकर जो बिल्कुल अनडन रहती है। अनडन मतलब जो अभी तक की नहीं गई है। ठीक है, तो जो चीज अभी भी नहीं की गई है, बाकी बचा काम है, उसको लेकर संतुष्टि का भाव नहीं आ जाए, इस रिपोर्ट कार्ड को देखकर ये कहा गया है। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट कार्ड है 10 सालों वाला, ग्लोइंग एडजेक्टिव दे रखा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब भी एडजेक्टिव आईएनजी फॉर्म में आता है तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहना चाहिए। तो 10 साल का जो एक शानदार या अच्छा रिपोर्ट कार्ड है, वो बिल्कुल भी संतुष्टि ना प्रेरित करे किस चीज़ को लेकर? जो भी चीज़ अभी अनडन है, जो चीज़ अभी नहीं की गई है, मतलब बचा हुआ कार्य जो है, उसको लेकर संतुष्टि का भाव जागृत ना हो इस रिपोर्ट कार्ड को देखकर। क्लियर है? अब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। उससे पहले बता दूं कि इस सेशन में एंड में आपको एक मिलता है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, जो आपको हेल्प करता है। इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग डेवलप आपकी होगी, और साथ में कोई भी ऐसी परीक्षा दे रहे हो आप जिसमें कि ट्रांसलेशन पूछा जाता है, वहाँ पर भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, कल से हम एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। लाइव क्लास रहेगी शाम को 5:30 बजे। ठीक है, 5:30 बजे से क्लास लाइव होगी आशीष क्लासेस एप्लीकेशन पर। ये जो क्लास है वो एसएससी और सीडीएस के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें हम कॉम्प्रिहेंशन भी डिस्कस करेंगे, वोकैबुलरी भी होगी और ग्रामर भी होगी। बिल्कुल 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक हम चलेंगे। तो इस कोर्स में आप जुड़ सकते हैं। 10 फरवरी तक यहाँ पर आपको एक ऑफर दिया हुआ है। अभी 3500 में ये कोर्स आपके लिए उपलब्ध है। 10 फरवरी के बाद इस कोर्स की प्राइस होगी 5000 रुपीज़, जो उसके बाद में कभी भी किसी ऑफर के तहत कभी भी प्राइस कम नहीं किया जाएगा। तो आप 10 तारीख तक जुड़ सकते हैं इस कोर्स में। क्लियर है? ठीक है जी। और ये वाला जो पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका पीडीएफ और इसका वर्ड लिस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। टेलीग्राम चैनल को सर्च कर लीजिएगा आशीष क्लासेस, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप इस पर कनेक्ट हो सकते हैं। और वहाँ पे आपको सुबह ही ये प्रोवाइड करवा दिया जाता है सब कुछ, ताकि आप पहले से पढ़कर और ये समझें कि आपको कितना समझ में आ रहा है। जब आप ये सेशन देखते हैं तो ये आप देखें, टेली करें कि कितना मैंने बताया और कितना आपने समझा था। वो चीज़ों का जो गैप है, वही गैप हमें कम करना है इस सेशन के थ्रू। तो चलिए विस्तार से पढ़ते हैं। अहेड ऑफ, अहेड के साथ ऑफ लगता है। अहेड ऑफ का मतलब है पहले। किससे पहले? इंटरिम। इंटरिम मतलब होता है अंतरिम। बजट
2024-25 का थर्सडे को जो करना है, तो थर्सडे को जो 2024-25 का अंतरिम बजट है उससे पहले द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज 10 ईयर रिव्यू, 10 सालों का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो रिव्यू है किसका, इकोनॉमी का, विद सम फॉरवर्ड आउटलुक, और इसमें कुछ फॉरवर्ड मतलब भविष्य की, आउटलुक का मतलब कुछ दृष्टिकोण लेकर ये बजट पास किया गया है। सर्व्स एज, अब ये सर्व्स क्या है, ये सर्व्स है इस रिव्यू के लिए आ रहा है, ये जो रिव्यू है ये सर्व करता है, सर्व एज का मतलब है एक्ट एज, ये काम करता है किस रूप में, अ प्रॉक्सी, प्रॉक्सी का मतलब यहाँ पे ऐसा मान लो विकल्प है, सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। वैसे प्रॉक्सी होता है कि कोई व्यक्ति है उसके अधिकार किसी और व्यक्ति को दे दिए गए हैं, छद्म रूप जो कह सकते हो आप, किसी एक व्यक्ति के अधिकार दूसरे को दिए गए हों जो उसका प्रतिनिधि बन के जाए, डेलीगेट बनकर जाए, उसको हम प्रॉक्सी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब सब्स्टिट्यूट मान लो, तो ये एक विकल्प है या उसकी जैसा ही है किसका, एनुअल इकोनॉमिक सर्वे, जो वार्षिक आर्थिक सर्वे प्रस्तुत किया जाता है, कुछ वैसा ही है। अहेड के साथ ऑफ लगता है, ये ध्यान रखेंगे। तो इंटरिम बजट 2024-25 का, चूंकि पर्टिकुलर डे की बात कर रखी है, कब पास किया जाएगा ये, 2000 जो थर्सडे को पारित होगा, तो जो भी डेज के नाम आते हैं या डेट आती हैं उसके लिए हम ऑन लगाते हैं, अगर पर्टिकुलरली उसी डे और उसी डेट की बात करते हैं तो 2024-25 का जो थर्सडे को बजट है, अंतरिम बजट है, उससे पहले वित्त मंत्रालय की 10 साल का जो रिव्यू है इकोनॉमी का, ठीक है, 10 सालों का जो रिव्यू है इकोनॉमी को लेकर, विद सम फॉरवर्ड आउटलुक, ठीक है, जिसमें कुछ भविष्य की आउटलुक लेकर ये बजट पेश किया जा रहा है ना। ये जो रिव्यू प्रस्तुत किया है इसमें भविष्य का आउटलुक भी है, भविष्य आउटलुक का मतलब नज़रिया होता है, दृष्टिकोण होता है। तो ये जो रिव्यू है ये एक प्रकार से काम करता है किस रूप में, एनुअल जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उस तरीके का उसका छद्म रूप है, उसी का एक विकल्प है, ठीक है। द रिव्यू, द क्यों लग गया, क्योंकि हम इस रिव्यू की बात कर रहे हैं, डेफिनेट हो गया। और याद रखिए जब किसी नाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन उससे पहले मिलता है, अगर किसी नाउन का वर्णन उस नाउन से पहले दे रखा होता है तो उसे हम कहते हैं एनाफोरिक यूज ऑफ द। कैसा यूज है ये, एनाफोरिक यूज है, बस ग्रामर के दृष्टिकोण से याद रखें, बाकी ऐसी कुछ खास बात नहीं है। तो अगर वर्णन पहले मिलता है किसी नाउन का तो वह एनाफोरिक यूज है, बाद में मिलता है तो कैटाफोरिक यूज होता है ना। तो ये पहले मिल रहा है इसलिए एनाफोरिक यूज है। तो ये जो रिव्यू है सिग्नल करता है, ये संकेत देता है किस चीज का, जीडीपी विल ग्रो, जीडीपी की वर्ब है क्या, विल ग्रो। तो इस रिव्यू का संकेत ये है कि जीडीपी जो है बढ़ेगी, क्लोज टू मतलब लगभग 7% 2024-25 में, विद स्कोप टू, और इसमें गुंजाइश होगी, इसमें स्कोप होगा किस चीज़ का, गो वेल अबव, कि ये 7% से भी परे जा सकती है, उससे भी ऊपर जा सकती है, कब तक, 2030 तक। इस बाई का मतलब है टिल तक, ठीक है। अब ये बाई और टिल में फ़र्क ये होता है कि जब टाइम अगर मैं टिल लगाता हूँ तो केवल ये मान के चलो कि 2030 में ही, 2030 के पूरे होने पर ही ऐसा होगा, और बाई का मतलब 2030 तक, मतलब हो सकता है 29 में हो जाए, हो सकता है 28 में हो जाए, हो सकता है 27 में हो जाए। तो ये जो है ये समय सीमा खत्म होने से पहले तक, और टिल का मतलब समय सीमा समाप्त होने तक, ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये जो रिव्यू है इसका संकेत है, तो रिव्यू की वर्ब सिग्नल्स है और जीडीपी की वर्ब विल ग्रो है। इस रिव्यू में ये संकेत है कि जीडीपी जो है ग्रो होगी, बढ़ेगी, वृद्धि होगी इसमें लगभग 7% 2024-25 में, और इसमें गुंजाइश है कि वो 2030 तक 7% से भी ऊपर चली जाएगी। बात है क्लियर आपको, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फ्रॉम अबाउट $3.7 ट्रिलियन दिस ईयर, अब इस साल लगभग इतने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है भारत की, ठीक है। इंडियाज इकोनॉमी विल एक्सपेंड, अब यहाँ से ये एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंड का मतलब है इंक्रीज होगा, इसमें ग्रोथ होगी। इंडियन इकोनॉमी, इंडियाज इकोनॉमी की वर्ब है विल एक्सपेंड, कितनी, $5 ट्रिलियन तक, कब, 3 सालों में। मेकिंग इट, मेकिंग है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बनाते हुए। जब दो काम साथ में होते हैं तो एक कंटिन्यूअस एक्शन को बोलते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या करते हुए, इट आ रहा है इंडिया के लिए, भारत को बनाते हुए। द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट, कि भारत की इकोनॉमी जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। एंड कुड हिट, ठीक है, ये कुड हिट भी इंडिया की ही, इंडियन इकोनॉमी की वर्ब है, तो भारत की इकोनॉमी जो है वो हिट कर सकती है, कुड पॉसिबिलिटी बता रहा है $7 ट्रिलियन मार्क को, कब तक, 2030 तक। इट रेकन्स, ये इसका अनुमान है, रेकन का मतलब है कंसीडर, या फिर इसका मतलब है थिंक, सोचना, अनुमान लगाना, मानना, ये इसका मानना है, ठीक है। अब ये कह रहा है वित्त मंत्रालय का मानना है, मतलब तो इसका मानना ये है कि $3.7 ट्रिलियन जो इस साल हैं वो वहाँ से फ्रॉम आ रहा है, तो ये शुरुआती बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है।
अभी 3.7 से ये इकोनॉमी एक्सपेंड होगी $5 ट्रिलियन तक 3 सालों में, और इसे बनाते हुए इस प्रकार से भारत जो है, भारत की इकोनॉमी जो है विश्व में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, और ये हिट कर सकती है $60 ट्रिलियन के मार्क को, इस चिन्ह को 2030 तक, ऐसा इसका मानना है, ऐसा इसका अनुमान है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्प्लाइसिंग इंडियाज ग्रोथ, देखो स्प्लाइस का मतलब है ज्वाइन या यूनाइट, जोड़ते हुए। स्प्लाइस का मतलब है ज्वाइन या यूनाइट। स्प्लाइस का मतलब विवाह करना भी होता है, ये एक नया वर्ड है, मैरी का सिनोनिम भी हो सकता है, ठीक है। स्प्लाइसिंग है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ऐसा करते हुए। तो जब भी आईएनजी फॉर्म को ट्रांसलेट करते हो और उसका मतलब निकलता है ऐसा करते हुए, तो उसे आप कहिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। स्प्लाइसिंग इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इनटू 2 फेजेस, तो भारत के जो 2 चरणों में 2 फेजेस कौन कौन से, एक तो 1950 से 2014, और एक है डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ सिंस 2014, और 2014 से लेकर जो एक दशक रहा है, 2024 आने को है, 2024 जो चल रहा है, इसमें जो ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ है वो नाउन है, ट्रांसफॉर्मेटिव एडजेक्टिव है। ऐसी ग्रोथ जिसने ट्रांसफॉर्मेशन लेके आई है, जो परिवर्तनकारी है, परिवर्तन लाने वाली है, वो हो गया ट्रांसफॉर्मेटिव। तो भारत की जो ग्रोथ स्टोरी रही है, भारत की जो वृद्धि वाली कहानी रही है, ग्रोथ की जो कहानी रही है इकोनॉमी की, इसको 2 फेजेस में देखा है। 2 फेजेस में एक तो है 1950 से लेकर 2014 तक, और फिर 14 से लेकर जो एक दशक रहा है, कौन सा, परिवर्तनकारी ग्रोथ का। इन दोनों चीज़ों को यूनाइट करते हुए, इन दोनों चीज़ों को जोड़ते हुए, द रिव्यू स्ट्रेसेस, ये जो रिव्यू है ये जोड़ देता है। स्ट्रेस का मतलब है इम्फेसिस डालना, जोड़ देना, दैट कंजंक्शन है। क्या जोड़ देता है, ये कहता है कि द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी वॉज, कि जो स्थिति है, स्टेट है किसकी, इकोनॉमी की। ये स्टेट निश्चित हो गया है क्योंकि स्टेट किसकी है, इकोनॉमी की, इसलिए यहाँ पे दे लगा रखा है। यहाँ दे इसलिए है क्योंकि भारत की इकोनॉमी है, समझ में आ रहा है अपने को, तो दे लग रखा है। तो जो स्टेट है इकोनॉमी की, वो स्टेट की वर्ब है वॉज। ये स्थिति थी फार फ्रॉम एनकरेजिंग, मतलब प्रोत्साहन से बहुत दूर। एनकरेजिंग क्या होता है, प्रोत्साहन देने वाला, तो ये प्रोत्साहित करने वाली नहीं थी। When प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अज्यूम्ड पावर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता ली थी अपने हाथ में, अज्यूम का मतलब है टेक, है ना, जब सत्ता हासिल की थी तब ऐसी स्थिति नहीं थी। तो इन दोनों स्टोरीज को ज्वाइन करते हुए, जोड़ते हुए, रिव्यू ये जोड़ देता है, रिव्यू इस बात पर स्ट्रेस डालता है कि इकोनॉमिक स्थिति फार फ्रॉम एनकरेजिंग थी, मतलब एनकरेजिंग नहीं थी, इसको नॉट एनकरेजिंग भी कह सकते हो आप, डिस्करेजिंग थी, है ना, हतोत्साहित करने वाली थी, प्रोत्साहित नहीं करने वाली थी। कब, जब, ये बता रहा है टाइम, तो टाइम एडवर्ब है ये, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सत्ता हासिल की थी। देखिए प्राइम मिनिस्टर से पहले वैसे द का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन जब आपको प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो, चीफ मिनिस्टर हो, इनके नाम भी साथ में जोड़ रखे हों, तो फिर हम द नहीं लगाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर से पहले द नहीं लगेगा क्योंकि इसमें नाम जोड़ रखा है प्राइम मिनिस्टर का, इसलिए द का प्रयोग नहीं करना है। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर कह रहा है ग्रोथ वॉज होबल्ड। होबल का मतलब है एक प्रकार से लिमिट करना, कर्ब करना, मतलब बाधा डालना, ठीक है। होबल वैसे लंगड़ा कर चलना होता है, लिम्प करना होता है, लेकिन यहाँ पे बाधा पहुंचा डालना है। तो ये ग्रोथ जो है, ये इसकी वर्ब है वॉज होबल्ड, और आप देख रहे हैं वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस किसका है, ये पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनेट का। किसका पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनेट का। तो ये जो ग्रोथ है उसमें रुकावट डाली गई किसके द्वारा, स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट्स के द्वारा। स्ट्रक्चरल का मतलब संरचनात्मक होता है, और कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है रुकावटें, बाधाएं, ठीक है। मतलब बाध्यताएं कह सकते हो, ऑब्स्ट्रैक्शन कह सकते हो, ऑब्स्ट्रैक्शंस कह सकते हो, या हिंड्रेंसेस कह सकते हो, ठीक है, कर्व्स कह सकते हो। तो इस ग्रोथ में बाधा पहुंचाई गई किसके द्वारा, ये जो वृद्धि होने वाली थी पहले, लेकिन बाधाएं थी कुछ। बाधाएं कौन कौन सी थी, एक तो स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट्स थे, संरचनात्मक बाधाएं थी, जैसे कि सचेज का प्रयोग किसके लिए करते हैं, उदाहरण देने के लिए, जैसे कि टार्डी। टार्डी का मतलब है स्लो, या इसका मतलब होता है डायलेटरी, मतलब धीमा। डिसीजन मेकिंग, एक तो डिसीजन मेकिंग बहुत ही सुस्त थी, ठीक है, बहुत धीमी गति से डिसीजन मेकिंग हुआ करती थी। इल टारगेटेड सब्सिडीज, सब्सिडी जो दी गई थी वो गलत लक्ष्य करके दी गई थी, जिनको मिलनी थी सब्सिडी उनको नहीं, जिनको नहीं मिलनी थी उनको सब्सिडी दी गई, ये मतलब है। इल का मतलब है गलत लक्ष्य से सब्सिडीज दी गई। लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर, बहुत बड़ा एक अनौपचारिक सेक्टर, इन सब से बाधाएं यहाँ पे पहुंचाएगी ग्रोथ को। वाइल इन्फ्लेशन वॉज अनपैलेटेबली हाई, जबकि जो मुद्रास्फीति है, महंगाई है,
इन्फ्लेशन की वह वॉज है वो बहुत ज़्यादा हाई थी। अनप्लेटेबल मतलब हॉरिबली, बहुत ही भयानक रूप से, बहुत ही अनप्लीजेंट तरीके से, अनप्लीजेंटली कह सकते हो, हाई थी। हाई है वो एडजेक्टिव है और ये वाला जो है ये एडवर्ब है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हाई थी, डरावने रूप से हाई थी। तो ग्रोथ को होबल किया गया कुछ स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट से, कुछ संरचनात्मक बाधाओं से, जैसे कि धीमी डिसीजन मेकिंग, गलत लक्ष्य से जो सब्सिडीज दी गई वो, एक बहुत बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर, और जबकि जो महंगाई थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी, और ऐसी हाई थी, इतनी ज़्यादा महंगाई थी कि बहुत डराने वाली महंगाई थी, ठीक है। पोस्ट 2014 रिफॉर्म्स, पोस्ट का मतलब बाद में है, 2014 के जो रिफॉर्म्स सुधार, ठीक है। तो 2014 के बाद रिफॉर्म्स हैव रिस्टोर्ड द इकोनॉमीज, जो मतलब 2014 के बाद के जो सुधार हैं, इन सुधारों ने क्या किया, इन्होंने रिस्टोर किया, इन्होंने पुनर्बहाल किया किसको, इकोनॉमीज एबिलिटी, अर्थव्यवस्था की जो योग्यता थी किस तरह की, ग्रो हेल्दीली, कि अर्थव्यवस्था जो है बड़े स्वस्थ तरीके से ग्रो करे, बढ़े, विद लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल साइकिल्स, इसमें काफ़ी लंबे, काफ़ी मजबूत आर्थिक और वित्तीय चक्र हो, एंड मेड इंडिया द फास्टेस्ट ग्रोइंग G20 नेशन, और इन सुधारों ने इसी की वह है मेड बना दिया किसको, भारत को। ये ऑब्जेक्ट है फास्टेस्ट ग्रोइंग, फास्टेस्ट डिग्री सुपरलेटिव है इसलिए द का प्रयोग है। डिग्री सुपरलेटिव जो होती हैं एडजेक्टिव की, उससे पहले हम द लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो रहा है सबसे तेज बढ़ता हुआ G20 नेशन बना दिया। इट आर्ग्यूज, ये इसका तर्क है, इट की वर्ब है वो आर्ग्यूज है, ठीक है। फिर समझ लीजिए 2014 के सुधारों ने इकोनॉमी की जो एबिलिटी है कि वो हेल्दीली ग्रो करे इन साइकिल्स के साथ में, ठीक है, इस चीज़ को पुनर्बहाल किया, साथ में भारत को बनाया सबसे तेज गति से बढ़ता हुआ G20 नेशन। ये इसका तर्क है, आर्ग्यूमेंट है इसका, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। फिर कह रहा था रिव्यू असर्ट्स। असर्ट जो है, असर्ट का मतलब होता है क्लेम, दावा करना, इसको ही आप और क्या कह सकते हो, कंटेंड। तो इस रिव्यू का तर्क ये है, दावा ये है कि दैट कंजंक्शन है, इस रिव्यू का दावा ये है कि इंडिया 7% ग्रोथ व्हेन द वर्ल्ड इज ग्रोइंग 2%, जब पूरी दुनिया बढ़ रही है किस गति से, 2% की दर से, भारत की ग्रोथ है वो कितनी है, 7% है, इज क्वालिटेटिवली सुपीरियर, ये गुणात्मक रूप से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है, ठीक है। क्वालिटेटिवली गुणात्मक रूप से, सुपीरियर के साथ टू लगता है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे जूनियर है, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, ठीक है, प्रायर, इन सभी शब्दों के साथ में हम टू लगाते हैं, ठीक है। ये सारे कंपैरेटिव वर्ड्स हैं, तुलना करने के लिए यूज किए जाते हैं, इन सभी में हम टू लगाते हैं। इनकी खास बात ये भी है कि सभी का एंड IOR से हो रहा है, ठीक है। तो ये सुपीरियर के साथ टू लगा है, देन नहीं लगाएंगे, वैसे डिग्री कंपैरेटिव में देन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे टू, क्योंकि डिग्री कंपैरेटिव के कुछ ये अपवाद हैं, एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो जो रिव्यू है वो उसका तर्क ये है, उसका दावा ये है कि भारत की जो 7% ग्रोथ है, जब दुनिया ग्रो कर रही है 2% की गति से, वो गुणात्मक रूप से ज़्यादा है किसकी तुलना में, 8 to 9% अचीव्ड, 8 से 9% जो अचीव की गई, ये कौन सा है, ये 8 to 9% वो है जो अचीव किया गया। एडजेक्टिव यहाँ दे रखा है, व्हेन, जब द ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोज 4%, और उस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था किस गति से बढ़ रही थी, 4% दर से। परहैप्स, शायद इनका इशारा हिंट के साथ एट लगता है, शायद इनका इशारा किस तरफ से है, कुछ सालों के जो यूपीए एरा था, एरा मतलब युग है, ठीक है। तो यूपीए वाला जो युग था, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस जो है, कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी, उस समय इतना प्रतिशत वृद्धि जीडीपी की हुई थी, उस तरफ इनका इशारा था कि उस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था 4% की गति से बढ़ रही थी, तब आपने इतना % प्राप्त किया था। आज 2% गति है, हम इतना प्राप्त कर रहे हैं, तो गुणात्मक रूप से हमारे वाला दौर जो है तुम्हारे वाले दौर से श्रेष्ठ है, ठीक है। दिस इज डिबेटेबल, यह बात जो है डिबेटेबल है, मतलब विवाद करने योग्य या तर्क करने योग्य है, डिबेट करने योग्य है। जिन वर्ड्स के एंड में एबल होता है वो एडजेक्टिव होते हैं, तो डिबेटेबल एडजेक्टिव है। एज, क्योंकि, इसका मतलब बिकॉज है, ये कंजंक्शन है यहाँ पे। याद रखिए एज के बाद जब भी सब्जेक्ट होगा, एज के बाद जब भी सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, तो इसे आप कंजंक्शन कहिए, और फिर इसका मतलब निकालिए क्योंकि। इसका मतलब क्या होगा,
क्योंकि, बिकॉज। तो कह रहा है ये कि दिस इज डिबेटेबल, यह बात जो है वो डिबेट करने योग्य है, क्योंकि इंडियाज इकोनॉमी जनरली डीलिंग्ड फ्रॉम द वर्ल्ड, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो सामान्यतया अलग हो गई है किससे, विश्व की अर्थव्यवस्था से, ठीक है। विद डोमेस्टिक एक्टिविटी ड्राइविंग ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे जो वृद्धि को ड्राइव करने वाली चीज़ है, जो ग्रोथ बढ़ाने वाली, ड्राइव करने वाली चीज़ है, वो है घरेलू एक्टिविटी। किसकी तुलना में ज़्यादा, तो मतलब एक्सपोर्ट्स की तुलना में। बाकी दुनिया की इकोनॉमी को ड्राइव करने वाला फैक्टर है एक्सपोर्ट, लेकिन भारत में एक्सपोर्ट से अधिक इस चीज़ को ड्राइव करने वाला फैक्टर क्या है, डोमेस्टिक एक्टिविटी, घरेलू गतिविधि, ठीक है। तो ये हो गया इस आज के एडिटोरियल में। अब हम ट्रांसलेशन करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए ट्रांसलेशन। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक सुबह के समय घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, तो इसको लीजिए अकॉर्डिंग टू, ये हो गया के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंडियन, भारतीय मौसम विभाग, मीटियोरोलॉजिकल, ये होता है मौसम डिपार्टमेंट, ये हो गया भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक सुबह के समय घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। अगले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट है घने कोहरे की स्थिति, तो लिखेंगे डेंस फोग, ये हो गया घना कोहरा, स्थिति कंडीशन, डेंस फोग कंडीशंस कह सकते हो, कंडीशन कह सकते हो, बनी रहेगी। विल परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब है कंटिन्यू, यहां पे आप ऐसे भी कर सकते हो, विल कंटिन्यू, ठीक है। ये विल है वो गा गे गी आ रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट है इसलिए आ रहा है। तो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डेंस फॉग कंडीशन विल परसिस्ट और कंटिन्यू इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। ये इन द मॉर्निंग तुम लास्ट में भी लगा सकते हो, इन द मॉर्निंग। अब देखिए दो चीजें हैं, एक है कुछ दिनों तक, ये तो है समय, और एक है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, ये है स्थान। तो जब स्थान भी दे रखा हो, ये तो है प्लेस, और अगले कुछ दिनों तक ये है टाइम, तो दोनों में से पहले आएगा प्लेस, फिर आएगा टाइम। इन द मॉर्निंग, इन द नेशनल कैपिटल, राष्ट्रीय राजधानी, इन द नेशनल कैपिटल, ये हो गया राष्ट्रीय राजधानी, न्यू दिल्ली या दिल्ली, ठीक है। अगले कुछ दिनों तक, फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। ये जो इन द मॉर्निंग वाली कहानी है तुम लास्ट में भी लगा सकते हो इसके अंदर, और ऐसे बीच में भी लगा सकते हो, ठीक है। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद में मैंने लिख रखा है ट्रांसलेशन, उसको मैच कर लीजिए। ये दे रखा है अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, डेंस फॉग कंडीशंस विल परसिस्ट, कहाँ पे, इन द मॉर्निंग, मतलब कब, इन द मॉर्निंग। ये हो गया नेशनल कैपिटल दिल्ली फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, ठीक है जी। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में, मिलेंगे अब कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।